आप सभी ने कहा है कि सर हमें कल पेपर है और डर लग रहा है। वो छूट जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 टिप्स जो अभी बता रही हूँ उसको ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग अपना बचा हुआ प्रैक्टिस कर सकते। ऋषभ, ये क्या चला रहे हो क्लास में? कौन सी मैडम की पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश पढ़ रहे थे क्या? ये सर लाइव चल रहा है सर। तो बेटा, आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप क्लास लीव कर दो। एक चीज करो, नहीं एक सर, काम। वो हटा दिए सर। वो ऐसे ही रखा हुआ था सर, लैपटॉप में हो रहा था सर। मैं तो एकदम डर गया, मैंने कहा पता नहीं कुछ क्या चल गया एकदम से। चलो, तो मैं कुछ टिप्स बता रहा था। वैसे इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट सिंस आई एम अ कॉपी चेकर सिंस लास्ट 10 years, और बोर्ड की कॉपी चेक करने का एक बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, तो मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ जहाँ जहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको फिर इतना क्लियर नहीं होगा। टिप्स फॉर बोर्ड्स। तो ये जो टिप्स है ना, ये इंग्लिश के लिए भी काम करेंगी और सारे सब्जेक्ट के लिए भी काम करेंगे। वैसे फिजिक्स की तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो पहली टिप क्या है, देखो, नंबर 1, कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि भाई, कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। मतलब एक कहावत है कि कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट ऑर्नामेंट यू कैन वियर। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। तो वैसे तो ये स्त्रियों के लिए है, बट सभी के लिए बेसिकली, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स या फीमेल्स। क्योंकि प्राचीन काल में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, अगर आपको बताऊं मैं। पहले जब राजा महाराजा होते थे, तो पुरुष भी आभूषण पहनते थे, गोल्ड पहनते थे। वो गोल्ड पहनना शुभ माना जाता है सनातन संस्कृति में। तो कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट ऑर्नामेंट यू कैन वियर मीन्स आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। और खासकर मैं आपको बताऊं, जब एग्जाम होने वाला होता है या कोई इंटरव्यू होने वाला होता है, उस टाइम पर मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस काफी लो होने लगता है। यस और नो? यस सर। काफी बच्चों के साथ ही होता होगा, है ना? होता है ऐसा? तो यस सर। कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एग्जाम के टाइम से पहले, और हम अपनी बातें किसी को कह भी नहीं पाते, पेरेंट्स को। और दोस्त भी उस टाइम कांटेक्ट नहीं करते हमसे, जो रोज हमसे बात करते थे। हमारे ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं कुछ, लंगोटी यार कहते हैं जिनको देसी भाषा में। तो उनसे भी बात नहीं हो पाती, क्योंकि उनके या तो फ़ोन बंद कर देते हैं, या पेरेंट्स फ़ोन छीन लेते हैं, या वो खुद ही बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे में लगता है यार, हम तो अकेले रह गए दुनिया में, कोई है ही नहीं हमारा, अब हम किससे अपनी प्रॉब्लम कहेंगे। तो ऐसे केस में आपको मैं बता दूं कि आपके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। और अपने, जो आपने पढ़ाई करी है, पूरे साल आपने पढ़ाई तो करी है, मुझे पता है। स्कूल में चाहे बैठ के पढ़ा हो आपने, तो उसको याद करिए कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। अच्छी अच्छी चीजें याद करिए अपने बारे में, जब आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, जब आपने कुछ अच्छा काम किया हो लाइफ में। मतलब जो भी आपकी अच्छी चीजें हैं वो आप मेमोराइज करिए, कुछ भी बुरा आप मेमोराइज मत करिए उस टाइम जबकि आपका एग्जाम होने वाला हो। ठीक है? आपने स्कूल में देखा होगा, जब स्कूल में फेयरवेल होती है तो माथे पे तिलक लगाते हैं सबके, और हवन, कुछ स्कूल हवन करवाते हैं। तो वैसे मैं मानता हूँ कि स्कूल्स ज़्यादातर ये सब एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं। मुझे स्कूल उतने सीरियस लगते नहीं है, पता नहीं क्यों स्कूल, कि आप सोचोगे स्कूल के बारे में से बोल रहे हो। तो मुझे स्कूल बहुत सीरियस लगते नहीं है बच्चों के लिए। आजकल एजुकेशन एक बिजनेस ही बन चुका है ऑलमोस्ट। और वैसे अच्छा लगता है कि जब फेयरवेल होती है, और फेयरवेल में बच्चे क्यों जाते हैं बेसिकली, बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पूजा होगी या तिलक लगेगा, या बच्चों को इंटरेस्ट होता है अपने, एक तो लड़कियां तो भाई साड़ी पहन के आती हैं, तो उनका वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है साड़ी में अपने आप को देखने का, वो फ्यूचर देखती हैं अपना कि हम साड़ी में कैसे लगेंगे। और लड़के कोट पैंट पहन लेते हैं, तो उनको भी एक बाबूजी वाली फीलिंग आती है, और ग्रूम करके जाते हैं। और उन टीचर के सामने जिनके सामने हम हमेशा डिसिप्लिन रहते थे, उनके सामने हम पहली बार थोड़ा खुलते हैं, और वो हमें कुछ कहते भी नहीं। उस दिन तो आप कुछ भी करोगे, आपको कुछ कहेगा नहीं। और जनरली बच्चे फेयरवेल का वेट करते हैं ड्यू टू अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। और जैसे आप लिखते हो आई मिस माई स्कूल, ऐसे लिखते हो आप, आई मिस माई स्कूल। आप मतलब, मैं कई सीनियर बच्चों को देखता हूँ ऐसे लिखते हैं सोशल मीडिया पे। तो असल में कोई भी बच्चा अपने स्कूल को मिस नहीं करता, वो अपनी मेमोरीज को मिस करता है, अपने फ्रेंड्स को मिस करता है वहां पर। स्कूल को कोई मिस नहीं करता, ये ध्यान रखिए। तो अच्छी अच्छी बातें याद करिए। फेयरवेल आपका हो चुका है स्कूल में, तो आपको स्कूल वापस नहीं जाना है अब।
ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसा एग्जाम देना है। फेयरवेल का मतलब विदाई हो चुकी। जैसे कहते हैं ना, लड़की तो पराया धन होती है, शादी होने के बाद लड़की ससुराल की हो जाती है, तो ऐसे ही फेयरवेल होने के बाद बच्चा स्कूल से डिटैच हो जाता है और कॉलेज का हो जाता है। कॉलेज मतलब ससुराल, स्कूल मतलब मायका। तो कितनी लड़कियां होंगी जो शादी के बाद भी मायके में रहना चाहती हैं परमानेंट? मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की होगी ऐसी। भले ही लड़कियां रोती हैं विदाई के टाइम पर, बट वो रोना उनका अलग वजह से होता है, क्योंकि पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, जिनके पास खेले हैं बचपन से, तो इमोशनल हो जाती हैं, बट वो खुश भी होती है अंदर से कि चलो हमारी एक नई शुरुआत हो रही है। तो ऐसे ही आपको भी स्कूल से कॉलेज जाना जाना है, वापस नहीं आना है इधर को। है कोई जो वापस आना चाहता है इधर को वापस? मायके में आना चाहता है कोई वापस मायका? है कोई? बोलो। नहीं तो नो सर नहीं बोलो। सर, नहीं सर। ठीक है। तो आपने मान लिया कि मायका अब नहीं रहना, अब तो जो है मतलब ससुराल जाना है। और ससुराल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ससुराल का मतलब है कॉलेज यहाँ पर, और मायका का मतलब है स्कूल। तो मायका भी प्रिय प्रिय है, हमें प्यारा है, और लेकिन ससुराल जाना है। तो आप सब उसी लड़की की तरह बिहेव करो इस टाइम, जो ससुराल जाना चाहती है बट अपने मायके से भी बहुत प्यार करती है। तो स्कूल को प्यार करिए, नो डाउट। कुछ स्कूल बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, बट ज़्यादातर स्कूल मनी मेकिंग मशीन्स बन चुके हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब चलते हैं नंबर 3। नहीं तो बताइए, बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं उसको। किसी बच्चे से पैसे मांगे जा रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे लिए जाते हैं। क्या है ये मतलब? कोई इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है क्या? पर कुछ स्कूल अच्छा भी काम कर रहे हैं, नो डाउट। नंबर 3, 2 पेन लेके जाने हैं आपको। ब्लू, मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, ब्लू पेन लेके जाने हैं 2। नंबर 4, 1 पेंसिल, थोड़ी मोटी पेंसिल ले लेना, HB की जो आती है, नंबर ज्यादा ले लेना उसका, मोटा मोटा जो लिख दे। स्केल, एक स्केल लेके जाना। यस सर। अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री सॉरी इंग्लिश में क्या स्केल लेके जाएंगे? तो जब आप कुछ लाइन वाइन खींचते हो, कुछ आपको अंडरलाइन करना होता है, तो उसमें स्केल की आवश्यकता पड़ती है। यस और नो? ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते सर बॉक्स में, यस सर नोटिस ये बॉक्स में। यस लाइनिंग तो कर नोटिस नो ब्लैक, ग्रीन, रेड डेकोरेशन कुछ नहीं करना। खासकर मैंने देखा है जो हेडिंग हमारी, वगैरह देने के लिए भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैंने देखा जो हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, बहनें हैं, वो बहुत डेकोरेट करना चाहती हैं पेपर अपनी कॉपी को, लेकिन आपकी जो डेकोरेशन क्वालिटी भगवान ने दे रखी है आपके अंदर, इनबिल्ट होती है लड़कियों में। इसलिए ज़्यादातर फैशन डिजाइनर गर्ल्स हैं। तो यस सर। तो इसलिए आप उसको यहाँ मत दिखाओ, उसको आप जब घर सजाओगे अपना कभी फ्यूचर में, तो उसको वहाँ दिखाना है, कोई आप अच्छा काम करोगे तब दिखाना उसको। यहाँ पर बस आप लिखो पॉइंट टू पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वें पॉइंट पे आते हैं, मेरी कॉपी भर जाएगी आज तो ऐसे तो। 1 मिनट। 5वां पॉइंट हमारा ये है, राइट पॉइंट टू पॉइंट। मतलब इसका ये है, देखो, कम लिखे को ज्यादा समझना, बकवास नहीं लिखनी है कुछ भी, अगर आता है तो। और अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता तो फिर ये गलत हो जाएगा ये पॉइंट। फिर आपको लिखना है कुछ भी बकवास, जो भी आप लिख सकते हो, चाहे आप कोई फिल्म की स्टोरी लिख दो। अब कई लोग इस वीडियो को देखेंगे और मुझ पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को तो कोई भी देख सकता है, टीचर भी देखते होंगे। तो हो सकता है रोस्ट वीडियो बन जाए मेरे खिलाफ कि देखो अनुराग कह रहा है पिक्चर की स्टोरी लिख दो। बट ये बात सच है। ये बात वही है कि हम, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अंडे भी नहीं खाता, और कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज को कहते हैं तुम नॉन वेज खाते हो", और नॉन वेजिटेरियन सोचते हैं ये सब सब्जी खाता है, घास फूस खाता है। तो जब इंसान को भूख लगती है ना, और खाना ना मिलता हो, तो इंसान कुछ भी खा सकता है उस टाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं। एक वो भी आता है सीरीज, जो आदमी अपना सूसू भी पी लेता है, गोबर खा लेता है, जानवर खा लेता है, कीड़े मकोड़े खा लेता है, आपने देखा होगा वो। और ये सब चीजें सच हैं कि जब भाई पेट में भूख लगती है ना और प्यास लगती है, तो इंसान फिर ये नहीं देखता वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसे ही जब पेपर खाली छूटता है ना भाई साहब, और जब लगता है कि भाई लेंटर की तरफ ही देखते रहते हो स्कूल के, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, और आंखों के सामने तारे घूम जाते हैं कि अब बेटा तू तो गया इस साल, और जितने भी तुमने कांड किए हैं सारे तुम्हारी आंखों के सामने आने लगते हैं पिक्चर की तरह। उस टाइम आप कॉपी खाली नहीं छोड़ेंगे, आप सब कुछ लिखेंगे उसमें जो लिख सकते हो। लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है, हर कोई नहीं नकल इस तरह कर सकता है, नकल नहीं कह रहा हूं मैं। जब आप वो आंसर लिखोगे जुगाड़ वाला, तो उसमें आप ऐसे वर्ड यूज करना जानबूझ के जो क्वेश्चन में आ रहे हो, क्वेश्चन में आने वाले वर्ड आप उस आंसर में लिखना। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं?
हाँ सर। यस सर। तो एकदम ऐसा आंसर मत लिखना जो रिलेटेड ही ना हो उससे बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे गांव में एक अंग्रेज आए बहुत सारे बस में टूरिस्ट, तो उस गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। तो सबने कहा भी पप्पू को बुला के लाओ, पप्पू कॉलेज में बाहर रहता है शहर में, उसको इंग्लिश आती है। तो पप्पू घर से तो बोल के गया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पप्पू एक्चुअल में शहर में रह के मस्ती करता था, पढ़ता पढ़ता नहीं था, पापा से पैसे लेता रहता था। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। तो पप्पू को बुला कर लाया, पप्पू ने लगा यार क्या करूं, फंस गया तो मैं, और उसके पिताजी वहीं खड़े थे। तो अंग्रेजों के पास लाया गया उसको, तो लेकिन पप्पू बहुत स्मार्ट था, उसको कॉन्फिडेंस बहुत था। उसने हाँ, उसने कहा ठीक है, ओके ओके, लीव मी, थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है, छोड़ो मुझे, जा रहा हूँ मैं। तो गांव वाले उसके एकदम माला वाला डालकर उसको ले गए ढोल बजाते हुए। तो अंग्रेजों ने पूछा व्हाट इज योर नेम। तो उसने कहा ABCDEFGHIJKLM। फिर अंग्रेजों ने पूछा शट अप। उसने फिर कहा ABCDEFGHIJKLM। फिर अंग्रेजों ने कहा व्हाट रबिश, विच प्लेस इज दिस। उसने फिर वही ABCDEFGH। जब अंग्रेज परेशान हो गए उसके आंसर से, तो उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया, चले गए वहां से। अब गांव के लोगों ने ताली बजाई पहले तो, और कहा यार क्या बात है भाई, हमारे गांव के लड़के ने सारे आंसर दिए। लेकिन फिर उन्हें लगा यार इसको थप्पड़ क्यों मारा। तो उसने पूछा ओए पप्पू यहाँ, कि क्या ताऊ जी, कि तुझे थप्पड़ क्यों मारा इन्होंने, तू सारे आंसर दे रहा था और तू तो इंग्लिश बहुत तगड़ी बोल रहा था यार। कि नहीं नहीं, वो थप्पड़ नहीं मारा, वो कह रहे थे कि साले इतना होशियार हो के भी तू इन बेवकूफों के साथ क्या कर रहा है, चल हमारे साथ चल। तो मैंने मना कर दिया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया इस बस। तो गांव वालों ने उसको अपना सरपंच बना दिया। गांव के सरपंच ने उसकी लड़की की शादी कर दी उसके साथ, पड़ोसी गांव के सरपंच ने, और उसको काफी प्रॉपर्टी दी गई, और पूरे लाइफ टाइम वो गांव का सरपंच ही रहा। तो ये कहानी जो है एक सच्ची कहानी है बेसिकली, बिहार के एक गांव की, प्राचीन काल में। और इससे शिक्षा मिलती है, ये आप बताओगे मुझे, क्या पता चला इससे? अंकिता कोहली बताएगी। अंकिता बताओ क्या इस कहानी से पता चला। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करिए। माइक ऑन करो अंकिता। यस सर। क्या पता चला इस कहानी से? निशांत शर्मा आप बताइए। अच्छा, एक बच्चे ने हाथ रेज किया था अभी, वो उत्कर्ष, शायद बताइए उत्कर्ष, क्या पता चला इस कहानी से? सर, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या बात है। और कोई बताना चाहता है कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? एनीबडी एल्स? यस सर, कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होने देना, चाहे कुछ हो जाए। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। और एक बात ये भी है कि कभी भी खाली नहीं रहना है, मतलब चुप नहीं रहना है, आंसर देना है, ठीक है। सर तो उससे पेपर, रिलेटेड क्या आता हो अपने को लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, तो उसको पप्पू को ABCD आती थी, उसने ए आ ई नहीं बोला, उसने ABCD बोला। उसको पता था कि अंग्रेज हैं, तो उसने ABCD बोला। समझ रहे हो बात को? तो वो रिलेटेड हुआ। छठा, सातवां पॉइंट, ट्रांसपेरेंट। अगर आप किट ले जाते हो, ट्रांसपेरेंट किट ही ले जाना, कोई भी ओपेक किट नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ। एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच क्या होती है? जिसमें सुई होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है। इस तरह की घड़ी जो आपको दिख रही होगी मेरे हाथ में, ये देखिए, यही घड़ी अलाउड है। और इसलिए मैं कभी, देखिए, यही घड़ी पहनता हूँ मैं। मैं कोई वैसी घड़ी नहीं पहनता, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर इन घड़ियों को अलाउड किया नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी को। तो यस सर। मेरे भी एग्जाम होते हैं, मैं M.Tech कर रहा हूँ, तो उसमें भी कई बार हमें अलाउड नहीं करते, तो मैंने फिर यही घड़ी ले ली। और मेरे पास जो एप्पल वॉच थी वो मैंने अपने भाई को दे दी। तो इसका कोई फायदा है नहीं। तो 9th नंबर। अब सर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, सर ये मेरे पास ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट है सर, ये अलाउड है या फिर वाइट ही चलेगी? एक बार दिखाओ मुझे जरा। सर ये चल जाएगी, चल जाएगी, ओके सर। चल जाएगी ये, ठीक है। ओके सर। ये बोल रही थी। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं इंग्लिश का गेस्ट पेपर नहीं ली हूँ सर, तो कुछ उसके लिए कुछ बता दो ना सर। मेरा तैयारी है सर, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जा रहा है। और सर मैं तो आज रो रही थी सर, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा ऐसा करके। देखो, रोना तो अच्छी बात है, रोने से हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है। आपको पता है महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होते, क्योंकि वो रो रो कर सब गुस्सा अपना, सब टेंशन निकाल देती है। और जेंट्स को बहुत हार्ट अटैक होते हैं क्योंकि रोते नहीं है। और एक डायलॉग फेमस कर दिया गया, मर्द को दर्द नहीं होता। तो बच्चों, जो लड़के होते हैं उनको बचपन से ही रोना नहीं है, तुम लड़के हो, रो क्यों रहे, अरे क्यों ना रोए। इस चक्कर में लड़कों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हम आपको इंग्लिश का गेस्ट पेपर दे देंगे अभी थोड़ी देर बाद ही, चिंता मत करिए। सर लेकिन बेड़ा पार के ग्रुप में। चलो बेड़ा पार ग्रुप में भेज देते हैं। और बोलो।
थैंक यू सर, थैंक यू। अभी भेजते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? तुम भी थैंक यू याद करो। सर। आप लोगों से बहुत थैंक यू मोहब्बत है सो मुझे, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। सर आपको तो सर, लाइफ बहुत में याद बढ़िया करेगा थैंक सर। सर। धन्यवाद सर ये सर। बॉटल चलेगा सर एग्जाम में? नहीं चलेगा, नहीं हेलो टीम, हेलो टीम। अच्छा, हमारे जो सर हैं वो थोड़ा शायद बाहर ले चले गए। लिए सर अभी भेज ऑर्डर दूंगा लिए। मैं। अगर आपने लिया है तो कोई बात नहीं, हम भेज देंगे अभी, चलो। तो ये बोतल नहीं चलेगी पीयूष आपकी। अगर देखिए आपने गैस सर पेपर लिया है हमसे, तो आप ये समझिए कि आपने गुरु दक्षिणा पे करी है, उस गैस पेपर की कोई मैच कीमत का है घंटों नहीं। के लिए फ्री कर दीजिएगा फिर। सर वो ऐसा प्राइसलेस है सर वो। वो प्राइसलेस है, वो तो जो आप 250 या 200 रुपीज दे रहे हो, वो एक सपोर्ट कर रहे हो आप अपने सर को, उसमें आपको एक पुण्य मिल पानी रहा का है। बॉटल ले सकते हैं सर एग्जाम में उसमें तो आपको कोई प्रॉफिट तो होता ही नहीं होगा, लॉस ही होता होगा उल्टा। बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। सर पानी चलिए, का प्रॉफिट बॉटल ले होता है सर सकते हैं दुआओं एग्जाम का। बस बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छा लगता है हमें, और क्या है ना? अब मैं, जब से मुझे कोविड से मेरी जान बची है, तो मैं ज़्यादा पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ। पहले था मैं थोड़ा पैसे कमाने के पीछे, लेकिन अब जब से मैं कोविड से बचा हूँ, तो मुझे इतना इंटरेस्ट रहा नहीं मनी में। क्योंकि मेरे रूम के बराबर में एक लड़का था जैन, 26 साल का, उसकी डेथ हो गई। और वो, उसकी ऑक्सीजन लेवल थी 90 और मेरा ऑक्सीजन लेवल था 76। मैं बच गया और चला गया। और वो, ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, मतलब ही वाज ओनली सन ऑफ हिज फादर, नो सिस्टर, न्यूली मैरिड, नो चाइल्ड, और कई फैक्ट्री थी उनकी। वो, चूंकि हम बात करते थे दोनों, शाम को हमें थोड़ा घूमना पड़ता था डॉक्टर के हिसाब से कि आप घूमो ताकि फेफड़े काम करें। तो उसको मेरे से बताता था कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा अनुराग, ऐसे ही बोलता था अनुराग। तो, और उसके पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें थी, एप्पल के आईपोड्स और iPhone 13 Pro Max। और मतलब काफ़ी पैसे बांटता था वो, जितनी भी वहाँ मेड्स थी उनको कभी 1,000 रुपये दे रहा है, कभी 2,000 दे रहा है। लेकिन वो नहीं बचा बच्चों, मेरे सामने उसकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट बराबर के रूम थे हमारे। तो मैंने देखा यार, ठीक है, पैसे कमाओ बट पागल मत हो जाओ उसके लिए। तो यस एनालॉग सर। वॉच लेके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नो बहस। समझ जाओ, ये बहस नहीं है, बहस है। कभी भैंस पढ़ लो इसको। टीचर के साथ बहस नहीं करनी, जो इन्विजिलेटर हैं उनके साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है? जैसे कोई बात हो जाए तो बहुत पोलाइटली, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज सर ये बता दो। अच्छा, ऐसे टीचर्स को अलाउड नहीं होता कुछ बताना आपको, पर फिर भी टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं 99% टीचर। 1% टीचर खसूट होते हैं, खुसट होते हैं। तो आप कोशिश करो, सर प्लीज सर ये बता दो, सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। हालांकि सब्जेक्ट टीचर की ड्यूटी नहीं लगती है, जैसे मेरी ड्यूटी में फिजिक्स का टीचर हूँ तो मेरी इंग्लिश के पेपर में लगेगी, बट मेरी फिजिक्स के पेपर में ड्यूटी नहीं लगेगी, आपको पता है बात? फिजिक्स के पेपर में आई विल नॉट बी ऑन ड्यूटी ऑन एग्जाम हॉल, बट आई विल बी ऑन ड्यूटी इन एग्जाम रूम। एग्जाम रूम में क्वेश्चन पेपर की सील खोलना, उनको भेजना, उनको अरेंज करना, ये सब। बट मुझे ड्यूटी पे नहीं भेजा जाएगा फिजिक्स के पेपर, लेकिन मुझे इंग्लिश में और सब पेपर में भेजा जाएगा। तो बहस नहीं करनी, पोलाइट रहना है। बी पोलाइट। याद रखिएगा, पोलाइट होने से हमेशा फायदा ही मिलता है, जनरली जनरली। तो 10वां पॉइंट, जैसे पोलाइट होने के कितने फायदे होते हैं, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। एक गांव में दो परिवारों के बीच में दुश्मनी थी, बहुत तगड़े वाली। जो बच्चे गांव के, उनको पता होगा कि गांव में दुश्मनी कितनी भयंकर भयानक होती है, गोली चलती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। शहर में तो बस ऐसी ही गाली गलौच, अंग्रेजी में एक दो गाली दे दी, लात वात मार दी। गांव की जो लड़ाई होती है तो होगी नहीं, या होगी तो ऐसी होगी कि आप सोच नहीं सकते, पार्टीबाजी होती है, और एकदम लठवट निकल जाते हैं, गोली गोली चल जाती है। तो एक लड़का था एक परिवार का, वो दूसरे परिवार के जो मेन व्यक्ति थे उनको नमस्ते करता था हमेशा, नमस्ते जी, राम राम जी, सलाम वालेकुम, जो भी उनके गांव में होता होगा। दुश्मनी बहुत थी, तो उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि इस पूरे परिवार को मारेंगे हम। दोनों फैमिली एक दूसरे के कई सदस्यों को मार चुकी थी ऑलरेडी, मुकदमे चल रहे थे। एक दिन मौका लगा, उन्होंने उनके घर पे धावा बोल दिया, गोली मारनी शुरू कर दी। 6 लोग मार दिए, वो बच्चा लड़का बचा लास्ट में, जो कि 12th क्लास में था उस टाइम बाई चांस। तो उसने कहा घर के मुखिया ने, ओए रुको रुको रुको, इसको मत मारो। तो वो बोला उनका भतीजा, क्यों ताऊ जी, इसको क्यों नहीं मारूं? ये तो अगला फिर पीढ़ी बन जाएगी। नहीं, इसको नहीं मारना, नहीं, मुझे रोज नमस्ते करता है, पैर छूता है मेरे। सोचिए, ये मैं आपको सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर के गांव की। मुजफ्फरनगर बहुत वैसा इलाका है, क्राइम वाला। तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। बाद में फिर वो लड़का बड़ा हुआ, आईएएस बना, आईपीएस सॉरी। फिर उसने दोनों फैमिलीज की दोस्ती करवाई। फिर अब वो गांव काफी सुरक्षित हो गया है। अब आप सोचिए, एक कहावत है, प्रणाम परिणाम बदल देता है। प्रणाम परिणाम बदल देता है। मैं आपको चापलूस बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
परिणाम बदल देता है। मतलब अगर आप दूसरों की रेस्पेक्ट करते हो, नमस्ते करते हो, पैर छूते हो बड़ों के, तो आपको परिणाम चेंज हो जाता है फिर आपका। तो भाई टीचर तो वैसे ही रेस्पेक्टफुल होते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो क्या दिक्कत है उनकी रेस्पेक्ट करने में? है तो बताओ जल्दी, है कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये मत सोचना कि हमारे स्कूल के टीचर नहीं है, हम तो 12th में है, हम तो बस बोर्ड पास करने वाले हैं, हम तो बॉस बन गए, हम तो हीरो बन गए हैं, ये टीचर वीचर क्या है, स्कूल के टीचर है, हम तो कॉलेज में आ गए, छोड़ो नमस्ते नहीं करना ना। पैर छूने की कोशिश करो, पैर छूने का मन नहीं कर रहा है तो नमस्ते करो। इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ देनी है आपको, 2 लाइन्स गैप। 12वां पॉइंट, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है आपको, टीचर को Yes, चेक sir. करने में दिक्कत होगी, मैंने पहले बताया था। 13 पॉइंट, एडमिट कार्ड को अपनी सीट के ऊपर रख लेना, डेस्क जो होती है ना, तो जान पूछ के एडमिट कार्ड को वहीं रख देना, मोड़ के, खोल के या मोड़ के, जैसे भी जहां आपका फोटो दिख रहा हो। तो कई बार इन्विजिलेटर आते हैं बीच में, फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं, तो वो बार बार आपको उठाएंगे, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तो आप पहले ही बाहर रख दो, और जब वो आए तो लिखते रहो, और जब वो कहें दिखाओ तो ऐसे ही लिखते रहना, क्योंकि कई बार आपको पेपर छूट जाएगा आपका इस चक्कर में ही। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करने दो उनको कि सर प्लीज़ सर थोड़ा जल्दी कर लो सर। मैं तो एक तो उनको लगेगा यार ये कॉन्फिडेंट है, इसके बाद नकल वकल कुछ है नहीं, क्योंकि जो नकल रखता है ना वो बहुत डरता है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड बाहर रख देना है और अपना शक्ल ऐसे दिखानी है उनको। और कोशिश करिए, लड़के अगर जैसे लड़के थे जब फोटो खिंचाता तो आपने अगर शेविंग कर रखी थी, क्लीन शेव थे आप, तो एग्जाम में भी क्लीन शेव जाना, और अगर दाढ़ी थी तो दाढ़ी लेके जाना, ठीक है ना। और लड़कियां को अगर फोटो स्कूल में खिंचाओ नॉर्मल बिना मेकअप के, और अब पता लगा बहुत मेकअप करके चली गई वहाँ, ज़्यादा ही और पहचान में नहीं आ रही हो, वो कह रही तो आप हो ही नहीं। जैसे मैं अभी शादी में गया एक अपने दोस्त की बहन की, अब उनके तो घर में कई बार गया था, राखी बांधती थी मुझे वो लड़की, तो मैं वहाँ बराबर बराबर 2 बैंकेट होलते, वो शादी में मैं दूसरी में घुस गया, लड़की समझ में नहीं आ रही कौन सी है, मैंने कहा प्रिया तो है ही नहीं, प्रिया नाम है उस लड़की का। अब Yes, वो sir. जो दूसरी लड़की थी वो लग रही थी मुझे प्रिया, वो लगी नहीं रही थी। पूरी शादी में नाश्ता वास्ता कर लिया, कन्यादान भी दे दिया, फिर दोस्त मिला, मैंने कहा "भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है?" अरे भाई तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं तो कन्यादान की, ये हमारी शादी नहीं है, प्रिया दीदी की शादी तो इधर हो रही है। अब मेकअप ऐसा किया भाई, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन है ये लड़की, शक्ल ही चेंज कर दी मेकअप वालों ने, बताओ क्या करें। ऐसा क्या मेकअप करती है, शक्ल ही चेंज कर दो, बताओ ये तो एक तरह का मतलब गलत बात है या नहीं, बताओ आप। अरे मेकअप करो बट शक्ल तो रखो। तो टीचर आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपका फेस समझ में नहीं आ रहा, उनको ध्यान रखना। Yes, sir. 14th नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत खतरनाक पॉइंट है, जो कि आपको सबको लगेगा हाँ सर खतरनाक पॉइंट बता रहे हो आप। देखो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत भयानक पड़ती हैं। तो कोई भी टीचर, अगर आप किसी से मिलने गए तारीख पर और आपने जैसे ही बात करनी शुरू करी आपके मुंह से बदबू आ गई, तारीख समझ रहे होगे ना, तारीख क्या बोल रहा हूँ, और आप बहुत हीरो बन के गए थे, आपने बहुत महंगा गिफ्ट भी लिया था पार्टी के लिए, आपने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बुक किया था, आपने पूरे पैसे खर्चे किए थे, बहुत पैसे बचा रखे दोस्तों से लिए, लेकिन आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो गया वहीं पर। सेम काम करेगा एग्जाम हॉल में, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, खासकर इंग्लिश या हिंदी जैसे पेपर में। तो प्लीज जिन वर्ड्स की आप इंग्लिश बार बार गलत लिखते हो उनकी प्रैक्टिस कर लेना और उनको अच्छी तरह लिखने की कोशिश करना, सोच लेना थोड़ा। अच्छा एक बात और भी अच्छी है कि ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं टिपिकल, उनकी इंग्लिश पेपर में ही होती है लिखी हुई, तो उसको देख लो, ये घमंड मत करो नहीं मैं तो ठीक लिख रहा हूँ। और ऐसे वर्ड अगर आपको मिलते हैं जो आपको स्पेलिंग नहीं पता, तो उसको लिखो ही मत, कुछ और वर्ड लिख दो उसकी जगह। और अगर Yes, आपको sir. कोई वर्ड की इंग्लिश नहीं पता, मान लेते हैं, तो उसको आप हिंदी इंग्लिश में लिख दो। जैसे मुझे नहीं पता कि पूछने को आस्क कहते हैं, तो मैं लिख दूंगा पूछना, ऐसे लिख, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो सॉरी सर मैम, सर मैम दोनों लिख देना, क्योंकि फीमेल टीचर चिढ़ जाएगी, अच्छा सर लिख रहा है नालायक, अभी तेरे नंबर काटती हूँ। तो सॉरी सर मैम, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं पता थी तो मैंने लिख दिया सॉरी सर, ऐसे लिख दो, तो वो टीचर आपको माफ कर देंगे। वैसे भी आजकल ये इंग्लिश के वर्ड काफी उसमें आ चुके हैं यूज में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 16वां पॉइंट, लास्ट के 10 मिनट आपको बचाने हैं। क्या करना है बचाकर बताना? Rechecking. रिवीजन, रीचेकिंग, बिल्कुल। रीचेक, रीचेकिंग में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? लेफ्ट ओवर, कुछ बचा तो नहीं, लेफ्ट क्वेश्चंस। पहले ये नहीं चेक करना क्या क्या मतलब स्पेलिंग क्या है, नहीं क्वेश्चन तो नहीं बच गया कोई, ठीक है। दूसरा स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स
और जो चीज़ें आपको बताऊँ इंग्लिश की, मुझे इंग्लिश की उतनी नॉलेज नहीं है पेपर की। तो मैंने इंग्लिश में तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ एक्चुअल में, तो मुझे तो हमारी अंग्रेजी तो बहुत खतरनाक थी। वहाँ यूपी बोर्ड में क्या होता है कि वहाँ ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो हमारे सर थे मिस्टर सईद खान, जिनसे पढ़ता था मैं ट्यूशन। तो वो तो उनकी इंतकाल हो गया, उनका डेथ हो गई, तो वो उन्होंने पढ़ाया था मुझे। तो वो तो खैर सुपर टीचर थे इंग्लिश के। और ऐसे टीचर तो आजकल मुझे दिखते नहीं कहीं ऐसे होंगे। बहुत ही बुजुर्ग थे उस टाइम में, तो उनकी डेथ हो गई है। तो उनका उनसे मैं पढ़ता था इंग्लिश, तो उन्होंने मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी थी उस टाइम। बट मेरा पर्सनल सब्जेक्ट नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इंग्लिश इंग्लिश में। तो ये थी। और कोई सवाल पूछना है किसी को तो फिर मैं इसको बंद Doubt करूँ। मतलब बनाना चाहिए रीडिंग सेक्शन या राइटिंग सेक्शन, कौन से पहले अपने को बनाना अगर चाहिए? आप इंग्लिश का गैस पेपर देखोगे उसमें सब लिख रखा है हमने कि क्या पहले पढ़ना चाहिए। तो क्या, स्टार्टिंग के 15 मिनट मेरा एक कॉम्प्रिहेंशन डाउट याद कर वो हाँ रीड एक कर। बात, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं उनको आप वेस्ट मत करना पढ़ने में। आप क्वेश्चन करने शुरू कर देना उसी टाइम के अंदर। यस सर। सर एक और सर क्वेश्चन। सर अब यस। हम लोग पहली बार बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सर रोल नंबर लिखने में मिस्टेक वगैरह मत हो, ऐसा होता है कि 1000 वगैरह नहीं लिखते हैं, जैसे कि रोल नंबर है तो जैसे कि 1 2 3 ऐसा करके लिखते हैं, तो अभी उसके बारे आपने में। बिल्कुल सही सवाल पूछा है, आई अप्रिशिएट। ये गलती बहुत होती है बच्चों की, ये बात सच है। तो इसमें कोई अपना ईगो या इंसल्ट फील मत करना। अगर आपको दिक्कत है तो आप जब जाओगे सुबह ही, तो एक्सक्यूज मी सर मैम, मुझे रोल नंबर लिखना ही नहीं आता, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। तो बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस होती हैं टीचर्स को, इन्विजिलेटर्स को, उनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के कि बच्चों को जो भी दिक्कत हो इस तरह की उनको सोल्व किया जाए। तो उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे उसको। वैसे प्री बोर्ड में तो आपको सिखाया गया होगा। इवन यस आई सर। वाज थिंकिंग कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस चीज़ की, बट मैंने बनाई नहीं जानबूझकर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर मान लो मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ हो जाती तो सीबीएसई मेरे खिलाफ एक्शन भी ले सकती थी फिर। तो आप यस सर का एडमिट कार्ड बेटर, पे होता है ना। हाँ एडमिट कार्ड में लिखा होता है एग्जाम्पल, लेकिन जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि बच्चे की इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व की जाए। तो उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे सोचते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी। लड़के सोचते हैं कि लड़कियां बैठी हैं हमारी इंसल्ट हो, लड़के सोचते हैं कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं। नहीं नहीं, कोई इंसल्ट नहीं हो रही, आप बच्चे हो भी। यू शुड आस्क एनीथिंग, यू आर इन कंफ्यूजन। सर यस बेटा। सर वो तो ओएमआर सीट देगा ना, मतलब वो फिलअप करने। उसमें ओएमआर का पार्ट भी होता है, आपको वर्ड्स में भी लिखना होता है, आपको वैसे नंबर्स में भी लिखना होता है। और ओएमआर शीट को भरने की प्रैक्टिस भी कर लेना। जैसे मेरा नाम है अनुराग त्यागी, तो मैं लिखूंगा अनुराग, एक गैप छोड़ दूंगा, फिर एक खाना त्यागी, फिर लिखूंगा। सर मेरा एक डाउट था सर, क्या हम यस। लोग मतलब न्यूमेरिकल जो ऑर्डर है वही फॉलो करें कि पहले दो क्वेश्चन 2 कर लें फिर 1 कर लें फिर 4 देखो कर लें बेस्ट फिर तो ये रहता है कि आप न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉलो करो, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, जो कि होता है ऐसा, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का नंबर जरूर डालना है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे जरूर लिखना है। सर और वो क्वेश्चन बीच में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि कॉर्नर से वहां जो कॉर्नर पे लिखना लास्ट चाहिए में। मेरे ख्याल से, बीच में लिख सकते हो बस। जब एक और, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको लास्ट में, मेरे याद आ गया। जैसे आपने एक लिख दिया, एक आंसर लिख दिया आपने ऐसे, ये हो गया आंसर आपका ये। तो फिर आप 2 लाइन छोड़ के एक लाइन पूरी ड्रॉ कर देना है इसी लास्ट में। लास्ट में करना है काम पेंसिल स्केल से और पेंसिल से। फिर आप यहाँ लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फिर लाइन आ गई, फिर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो मैंने बीच के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने। क्लियर? ये सब सेंटर में लिख सकते हैं आंसर ऑफ अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ हाँ, कहीं भी लिख सकते हो आप। और ऐसे मत करना, देखो ऐसे ये, ओ भाई ये कुछ बच्चे तो फिर इसको भी यहाँ छोड़ते नहीं, फिर ऐसे ऐसे करते हो क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब नो नीड ऑफ डूइंग दिस ऑल थिंग। टीचर को पता है कि कहाँ आंसर लिख रखा है और कहाँ चेक करना है। और कुछ बच्चे इसको फिर डेकोरेट करने लगते हैं, यहाँ स्टार बना देते हैं। नेवर यूज स्टार्स। आपको बस 1 2 3 लिखना है, ABCD लिख सकते हो आप ऐसे। सर लेकिन मेरा आप, एक और डाउट, हाँ पूछिए। आप जो सर गेस्ट पेपर दिए ना वहाँ पे नोटिस में सर आप हेडिंग भी लिखवाए और हम लोग का स्कूल में ना सर हेडिंग लिखने बोले मना करे हैं। हमने बोले सीबीएसई का स्टैंडर्ड फॉलो किया है, जो सीबीएसई चाहती है जो होती है। तो आप, आपके स्कूल के टीचर होंगे वहाँ पर, सुबह जब आप जाओगे तो सब्जेक्ट टीचर की ड्यूटी होती है बाहर स्कूल के। तो आप उनसे एक बार पूछ लेना कि मैं लिखूं या ना लिखूं, जो वो कहें वही मान लेना। सर आप जो बोले थे हम फोन करके पूछे थे सर, बोले ना कि अभी जो लेटेस्ट स्कीम ये मार्किंग स्कीम है उसमें लिखा हुआ है कि हेडलाइन हेडिंग जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ तो अगर देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, तो आप लिख ही देना, नुकसान क्या है। ओके सर। सर टीचर को सेंटर सर पे क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर सकते हैं। अलाउड तो नहीं होता, बट कोई कुछ कहता भी नहीं है, मार्क कर सकते हो, आंसर नहीं लिख सकते आप। हम्म। आप टिक लगा सकते हो, उस पर कुछ लिख सकते हो, साइन बना सकते हो, वैसे अलाउड नहीं है। रोल नंबर लिख लेना क्वेश्चन पेपर पे अपना, और जनरली तो अलाउड नहीं है, बट कोई कुछ कहता नहीं है इसके लिए, अगर जब तक उस पर कोई सर आंसर ना पेंसिल से लिखा तो हो। राइट कर सकते हैं। सर पेंसिल से राइट, तो राइट कर सकते हैं। क्यों राइट करना? हाँ, अगर कोई आंसर आपको याद आ जाए और आपने लिख दिया तो टीचर कहेगा ये क्यों लिखा, कि सर देखो मेरी ना एक हैबिट है, मैं भूल जाता हूँ, तो सर मैंने एकदम, मुझे सुबह सुबह याद था तो मैंने लिख दिया। बट जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो और रेस्पेक्ट से बोलो। सर जैसे कि सर सर याद है 2 नंबर का, उसके बाद फिर जैसे 5 का याद है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर दे के, मतलब जैसे आप अभी बता रहे थे 2 के बाद डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं हाँ इसमें। लिख सकते हो आप, बट देखो मैं बताता हूँ, होता ये है, जो टीचर कॉपी चेक करते हैं ना, उनके प्रैक्टिकल कॉपी पे देखा होगा आपने चीज, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं ऐसे 1 2 3 4, और यहाँ पर लिखे होते हैं फुल मार्क्स, और यहाँ पर लिखे होते हैं मार्क्स अवार्डेड, कितने मार्क्स दिए। तो मान लो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, टीचर ने आपको हाफ दिया। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, टीचर ने आपको 1 दिया, तो उसको भरना पड़ता है सब कुछ यहाँ। और ये बहुत मुश्किल काम होता है टीचर के लिए। कॉपी तो वो चेक कर लेते हैं, पर ये भरना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, और उनको जल्दी होती है कॉपी चेक करने की, क्योंकि पैसे मिलते हैं उसके, और टाइम भी होता है, भाई ट्यूशन पढ़ाना है, घर जाना है। तो अगर आप नंबर नहीं लिखोगे ना, उसको फिर ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर देख के कि कौन सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी गंदी होती है समझ में नहीं आता, तो टीचर इरिटेट हो जाएगा। एंड वंस द टीचर इरिटेटेड, फिर वो आपके सही को भी गलत काट देगा, या नंबर कम देगा चिढ़ने की वजह से। तो ये फर्क पड़ती हैं चीजें जो होती हैं, देखो मूड खराब होने से तो फर्क पड़ता ही है। जैसे आपने फील किया होगा, जब मूड अच्छा होता है तो जो चीज रोज बुरी लगती थी वो भी अच्छी लगने लगती है। यस और नो? यस सर। मूड का मूड का बहुत फर्क होता है। तो मूड खराब मत करिए उस टीचर का, उसको ऐसा लिखिए कि उसको बहुत आसान लगे आपकी कॉपी चेक करनी। और कुछ पूछना है? यस सर। सर पूछना था कि मतलब आप इतना मोटिवेट कर दिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिए, लेकिन कल जब एग्जामिनेशन हॉल जाएंगे पहला बार, तो बाहर कैंपस के बाहर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर डर लगा हुआ रहेगा। एक जब डर लगेगा तो डर तो लगेगा, ये बात फैक्ट है सूरज कुमार। यस सर। डर लगने का मतलब है कि आप जिंदा हो, आप एक इंसान हो। पत्थर पड़े हैं उनको डर लगता है? नहीं लगता। बस को कोई लात मारता है, उसके शीशे तोड़ देते हैं, बस को डर लगता है? नहीं लगता। बस के अंदर प्राण नहीं है, आपके अंदर प्राण है, आप एक सजीव व्यक्ति हो, भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ बड़ा काम करने के लिए। और जब भी आपको कभी डीमोटिवेशन हो, एक तो ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो मत देखा करो। ये बहुत, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, बहुत बुरा काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये फालतू की बातें बता बता कर सबको चढ़ा देते हैं चने के झाड़ पर, और रियलिटी बताते नहीं है। तो ज्यादा वीडियो मत देखिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी बच्चे के लिए उसके माँ बाप। यस सर। यस सर तो एग्जैक्टली। अपने मम्मी पापा को देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपको मेरी बातें पता नहीं अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, कि अपने पेरेंट्स से पूछो, उनकी बातें सुनो। मैंने आजकल देखा, आजकल के बच्चे जब पापा बताते हैं मेरे टाइम पे ये था, तो बच्चे कहते हैं सब पापा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कई बच्चों को डांटते हुए देखा अपने पेरेंट्स को। तो आपको लगता है कि जो चीजें अभी हैं वो सब पहले से ही थी, ऐसा नहीं है। पहले पैसे नहीं थे, पहले फैसिलिटीज नहीं थी। आप बहुत लकी जनरेशन हो, ट्रस्ट मी। यू शुड यस सर। थैंक टू गॉड एंड योर पेरेंट्स। और जब भी आपको कभी लगे कि नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या बिगड़ने का मन कर रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है आपको, लालच दे रहा है, टीन एज है तो बहुत सारे अट्रैक्शंस भी होते हैं, तो अपने पापा को याद किया करो, अपनी मम्मी को देखा करो, वो दिन रात लगी रहती हैं आपके लिए। वो भी किसी घर से आई हैं, वो भी किसी की बच्ची हैं। उन्होंने अपने सारे सपने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आपके पापा खेत में, ऑफिस में कहीं काम करते होंगे दिन रात, वो अपने खर्चे आपके लिए छोड़ते होंगे बहुत सारे। वो नए कपड़े नहीं बनवाते होंगे कई बार। मुझे लगता है आप सब मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही हो, हम भी छोटी फैमिली से हैं। मैं भी कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। यस सर आप सही बोल रहे हैं। मम्मी तो पापा हम के लिए तो ले लेते हैं बट अपने लिए नहीं ले पाते हैं। है ना, तो वो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा बताओ। और आपके आपके गांव में या शहर में मोहल्ले में से लोग होंगे जो आपकी इंसल्ट करते होंगे, यस या सर होते हैं। जो आपको नीचा दिखाते होंगे, या आपको किसी बात की वजह से इंसल्ट करने की कोशिश करते हो, उनको देखो, उनको कुछ बोलो मत, उनको याद करो बस। क्योंकि उनको रिप्लाई आपको ही सक्सेस करेगी, आप नहीं करोगे। यस सर। तो आपकी सक्सेस इज मैंडेटरी टू रिप्लाई दोज पीपल जो आपको सोचते हैं कि आप बेकार लोग हो या आप छोटे हो उनसे। आपके पापा की किसी ने इंसल्ट करी हो, आपके साथ झगड़ा करा हो बिना मतलब, उसको मोटिवेशन बनाइए अपना। एक पिक्चर है वो घायल या घातक, सन्नी देओल की, उसमें वो कहता है गुस्से को पालना सीख,
काशी काशी नाम होता है उसको, गुस्से को पालना सीख। तो गुस्से को पालना सीखो। गुस्सा मतलब एक एनर्जी होती है कि ये भी एनर्जी है। कोई आपकी अपमान कर रहा है तो उसको एनर्जी को अपनी यूटिलाइज करो अपने काम के उसमें। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे तो लगता नहीं कुछ है। मैं भी ये यूज करता हूँ, आप भी यूज करिए। यस सर। और डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, डर लगना अच्छी बात है। डर लगना मतलब आप नॉर्मल इंसान हो। अभी ये जो खिलाड़ी होते हैं या जो ये फाइट्स होती हैं बॉक्सिंग वगैरह, तो ये ड्रग्स लेते हैं बहुत सारी। जिम में आप जाओ कभी, जिम में लड़के कुछ ऐसे होंगे जो बहुत शोर मचा रहे होंगे एक्सरसाइज करते हुए ऐसे, और वो बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, काफी वेट उठाते हैं, मैं भी देखता हूँ उन्हें। तो वो सब स्टेरॉइड लेते हैं सब। स्टेरॉइड होती है मतलब दवाई होती है एक तरह की, ड्रग्स है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसी खाते हैं टैबलेट्स जिनसे उनके अंदर बहुत एग्रेशन आ जाता है और उनकी मसल्स तेजी से ग्रो करने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ जाता है। इवन जो फीमेल बॉडी बिल्डर है वो भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाती हैं। मतलब उन्हें भगवान ने क्या बनाया, महिला, और वो क्या इंजेक्शन लगा रही है, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि वो मर्द बनना चाहती है। सोचो, उल्टे उल्टे काम सारे। तो उस टाइम तो आपको लगेगा यार क्या बॉडी है, वाह यार क्या लड़की है, क्या फिटनेस है। लेकिन ऐसी महिलाओं को ना बच्चे पैदा होते, ना वो महिला रहती ना पुरुष रहती, ना उनकी शादी सक्सेसफुल हो पाती, ना वो नॉर्मल रह पाती, डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसे लड़के जो होते हैं उनके बाल उड़ जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, उनकी किडनी खराब हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ी रहता है उनका। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता नहीं बॉडी में, वो रिप्रोड्यूस तक नहीं कर पाते। काहे के घंटा पहलवान हो। अरे जब आप फादर ही नहीं बन पा रहे हो तो आप काहे के पहलवान हो, बताओ, बताइए आप मुझे। तो ये चीज है। ये डर, उनको डर भी नहीं लगता। आप उनसे लड़ोगे एकदम लड़ने शुरू हो जाएंगे। तो डर लगना मतलब एक नॉर्मल इंसान की पहचान होती है। डर भी एक इम्पल्स है जो आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है। यस सर। ठीक है, नहीं तो मैं बाइक चला रहा हूँ, सामने से एक ट्रक आया, मुझे डर नहीं लगता, चलो टक्कर मार के देखता हूँ गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। भगवान ने डर हमारे ऊपर डाला है ताकि हम समझदारी करें। डर है तभी तो आप बैठे मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो आजकल तो बच्चे किसी की सुनते ही नहीं है। यस सर। सोचिए। और अभी मैं पहले बताया था कि सोशल मीडिया जो आप यूज करते थे पहले से, मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्या करते थे आप, उसको एकदम बंद मत कर देना, थोड़ा बहुत यूज करते रहना उसको, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे फिर। लेकिन अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पर किसी को मैसेज लिखा, किसी खास को, और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो बुरा मत मान जाना इस बात का कि पहले तो रोज रिप्लाई करता था, आज तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अरे भाई, उसको पास होने के लाले पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रहा है, उसे पढ़ने दो। आप भी पढ़ो। रिप्लाई कर दिया ठीक है, नहीं तो बाद में मिल लेना। किसी को आपसे मोहब्बत होगी तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, ध्यान रखिए। मोहब्बत ऐसे नहीं होती कि एकदम उठी और एकदम खत्म, वो लाइफ टाइम रहती है हमेशा। उसका वेट करिए सही इंसान का, और कामयाब होइए। कामयाब हो जाओगे तो फिर सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन नहीं होता कि उसने रिप्लाई नहीं किया, वो ऑनलाइन थी, मैसेज नहीं देखा, या कॉल बिजी आ रही है। अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है सबकी। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए। जो आपका होगा वो आपके साथ रहेगा, ट्रस्ट में। यस सर। जो आपके लिए है वो आपको मिलना है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो फिर आप कहोगे मेहनत क्यों करें, क्योंकि मेहनत करने से वो चीज आपको मैग्नीफाई होके मिलती है फिर। जैसे भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा है कि अनुराग तू डेली पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाएगा, तो वो 1 करोड़ तो मिलेंगे मुझे, किसी ना किसी रूप में मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो वो हो सकता है 20 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए। 100 करोड़ तो 1 अरब ही होते हैं, सॉरी, 10 अरब हो जाए। तो ये चीज, यस। तो मेहनत करनी चाहिए। जैसे लकड़ी तैर रही है, एक नाव समुद्र में पड़ी है, तैर रही है, बट अगर चप्पू चलाओगे तो वो तेज चलेगी फिर। यस और नो? यस सर। यस सर। इस तरह समझिए कि आप साइकिल से पुल से नीचे उतर रहे हो, बिना पैडल चल मारे भी आप नीचे उतरोगे, लेकिन अगर आप पैडल मारोगे तो और तेज उतरोगे। यस सर। तो जो पैडल मारना है ना, ये मेहनत करना है, और जो पुल पे उतर रहे हो वो आपका लक है, जो आपको मिलना ही मिलना है। यस सर। वो आपकी दुनिया से कोई छीन नहीं सकता आपसे। और कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, काफी सर लंबी। सेंटर पे स्कूल टीचर होते हैं अपने स्कूल के, सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं। हाँ, आपके सब्जेक्ट टीचर बाहर खड़े होंगे। जनरली जो अच्छे स्कूल होते हैं वो टीचर को बाहर खड़े करते हैं, अंदर तो ड्यूटी नहीं लगेगी उनकी। और अंदर भी टीचर होंगे आपके स्कूल के जो आपके सब्जेक्ट के नहीं होंगे। ज्यादातर स्कूल फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को भेजते हैं आजकल, यस सर। क्योंकि वो हमारे कॉन्फिडेंट स्कूल भी उन्हीं को भेज रहे हैं। मुझे पता है। तो असल में फिजिकल एजुकेशन वालों को इसलिए भेजते हैं कि वो एक तो थोड़े गेम्स के चक्कर में पहले से ही जानते हैं सारे स्टाफ को,
गेम्स वगैरह होते रहते हैं ना, क्लस्टर्स होते हैं सीबीएसई के। और दूसरा Yes, sir. फिजिकल के टीचर और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, क्योंकि यस जो जितना पढ़ने में वीक होता है ना, या जो इंटेलेक्चुअल कम होता है, वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ये फैक्टर ये लोग कहते हैं, मैं तो खैर नहीं कहूंगा इस बात को। तो एक कहावत भी है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा डाउट करते रहते हैं अपने ऊपर, और जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं। तो अगर आपको कोई और कॉन्फिडेंट दिखे तो मूर्ख आदमी होगा, और कोई डाउट कर रहा हो तो इंटेलिजेंट होता है। जैसे आप सारे इंटेलिजेंट हो लेकिन आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो इस टाइम, पता नहीं क्या होगा, हम करेंगे नहीं करेंगे। तो डाउट करना सर भी एक इंटेलिजेंसी की पहचान होती है। सर जैसे शीट पे कॉलम होता है CWSN का, यस और नो, मैं यस पे क्लिक करूं और मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा कि अपना कार्ड वगैरह दिखाओ, ऐसे कुछ? कर ले तो, करने तो क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब दिखाना पड़ेगा, कार्ड लेके जाऊं या नहीं सर? पूछ रहा कौन सा कार्ड? CWSN। दिखा देना, क्या फर्क पड़ता है उससे। सर एग्जाम में आधार कार्ड भी लेके जाना है क्या? अगर आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड नहीं है तो ले जाना भाई। स्कूल का आईडी कार्ड है किसी के पास? नहीं हो ऐसा कोई बच्चा है? सबके पास है। अंकिता कोहली, Yes, sir. आपकी मम्मी को मैंने कॉल किया था, वही हो ना आप? यस सर। आप इतनी सीरियस क्यों हो? पेपर ही तो है, एग्जाम। जिस चीज की आप बचपन से तैयारी कर रहे थे, सोचिए नर्सरी प्रेप से आपका एडमिशन हुआ होगा, कितने लाख रुपए आपके पेरेंट्स खर्च चुके हैं, आप कितने स्कूल डिस्टेंस कवर कर चुके हो, आपने कितना होमवर्क किया होगा आज तक, कितने आपने कपड़े चेंज किए होंगे, कितने आपने होमवर्क किए होंगे, कितने आपने ट्यूशन लगाए होंगे, कितनी आपने मेहनत करी होगी, सुबह भी गए होंगे, बरसात में, सर्दियों में, गर्मियों में, भीगते हुए, कॉपियों की जिल्द चढ़ाई होगी, बैग सेट किया होगा, कपड़े सेट किए होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी, प्यार हुआ होगा, मोहब्बत हुई होगी, गाने गाए होंगे। वो सब आज उसके लिए कर रहे थे जो अब होने वाला है। यस सर। तो ये 12th क्लासेस जिसके आप वेट कर रहे थे कब से? जब आप 3 साल के थे। अपनी एल्बम देखना छोटे बच्चे वाली, होंगे फोटो तो आपके बचपन वाले। यस सर। तो उससे आज तक की ये जर्नी है आपकी, इस जर्नी को एक अच्छा वो दीजिए एंड, और पूरी जान लगा दीजिए अपनी, और ईश्वर तो साथ देगा आपका, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है पूरा। यस सर। यस सर। ठीक है। और हाँ हमें भी दे सुनिए, दो सर आशीर्वाद। आज मेरे मन में एक आइडिया आया। मैं 5 तारीख को एक बैच लॉन्च करूंगा नया, और उस बैच का ड्यूरेशन होगा 5 या 6 घंटे का, जूम पर ही। और उसी दिन मैं 5-6 घंटे यूट्यूब पे भी आऊंगा, या उससे एक दिन पहले। तो यूट्यूब तो फ्री होगा, और ये बैच होगा केवल 101 रुपए का, और आपके लिए होगा केवल 51 रुपए का। मतलब जो बच्चे इस बैच में है, या इससे बीकेपी में थे, या प्री बोर्ड वाले बैच में थे, किसी बैच में भी थे, आपको केवल 51 रुपीज देने हैं। और जो बच्चे पहली बार आएंगे उनको 101 रुपए देने हैं। ये 5-6 घंटे का बैच होगा जिसमें पूरा कोर्स में एक बार रिवाइज करवाऊंगा। सर पर आप तो हमें बोल रहे थे ना कि आप हमें पूरी रात पढ़ाओगे एक दिन। वो तो आपका रहेगा ही। वो असल में जो हाँ, तब पूरी रात ठीक है। वाला प्लान था, वो मैंने क्या सोचा है कि चूंकि मुझे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने हैं अभी, एमसीक्यू हाँ वगैरह, सर, हाँ हाँ तो हाँ मैंने हाँ सोचा है कि चूंकि एमसीक्यू यहाँ पर हो नहीं पाते इस पर टैब पर, तो मैं हाँ। उसको लूंगा यूट्यूब पर, लंबा सेशन सबके लिए होगा, वो आपके लिए भी और उनके लिए भी, सबके, ओके सर। क्योंकि सबका भला होना चाहिए। और एक मैं स्पेशली 5-6 घंटे का जूम सेशन रख रहा हूँ, 51 रुपीज आपके लिए और 101 रुपये सबके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं सर एक दिन का बैच बना दीजिए। तो अगर आप आना चाहेंगे उसमें आ सकते हैं आप लोग। हाँ सर। तो ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? सर आप किस डेट में पढ़ाएंगे सर पूरी रात? शायद 4 तारीख। सर कल क्लास होगी क्या?